बड़ी सी नदी में बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं। कहाँ बचकर जाओगे गांव वालों, बुलाओ तुम्हारे नागराज को। हमारी बच्ची को एक चुड़ैल उठा कर ले गई है। एक बार की बात है, एक गांव में अचानक से बाढ़ आ जाती है। सभी गांव वाले उस बाढ़ में डूबने लगते हैं। तभी चुड़ैल बोलती है, कहाँ बचकर जाओगे गांव वालों, बुलाओ तुम्हारे नागराज को। कहाँ है वो? ऐसा कहकर चुड़ैल गांव में मछलियों की बारिश शुरू कर देती है। वे मछलियां बहुत बड़ी होती हैं और वह मछलियां गांव के कई लोगों को खा जाती हैं। उन्हें खाते ही वह मछलियां शैतानों में बदल जाती हैं। तभी वहां नागराज आ जाता है। नागराज को देखते ही चुड़ैल बहुत घबरा जाती है और अपने साथियों के साथ वहां से भाग जाती है। वहीं एक गरीब परिवार उस बाढ़ से बचकर एक जंगल में पहुंच जाता है। किसान बोलता है, अरे भाई बच गए, पता नहीं गांव में बाढ़ कैसे आ गई। आसपास तो कोई तालाब भी नहीं है और इतनी बड़ी बड़ी मछलियां देखकर तो मैं तो बहुत डर गया था। हाँ जी, मालूम नहीं इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ कहाँ से आ गई हमारे गांव में। हमारा जो घर था गांव में वो तो बाढ़ की वजह से बह गया। अब हम कहाँ रहेंगे? चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। किसान और उसकी पत्नी वहां जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद किसान की पत्नी एक नन्ही सी बच्ची को जन्म देती है। समय बीतता है और वह लड़की बड़ी हो जाती है। एक दिन किसान जब लकड़ियां काटने जंगल गया होता है, तभी वह चुड़ैल अपने साथियों के साथ वहां घूम रही होती है। एक शैतान की नजर उस किसान की लड़की पर पड़ती है। वह बोलता है, चुड़ैल वो देखो वो लड़की, मुझे लगता है यह वही लड़की है जिसे हम गांव में ढूंढ रहे थे। चुड़ैल बोलती है, हाँ, मुझे लगा बाढ़ की वजह से वह मर गई होगी, लेकिन ये तो जिंदा है और बड़ी हो गई है। तभी चुड़ैल अपने साथियों के साथ उस लड़की के पास जाती है और उस लड़की को उठाकर वहां से जाने लगती है। तभी वह लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगती है, माँ माँ मुझे बचाओ, ये चुड़ैल मुझे खा जाएगी। तभी उसकी माँ भागी भागी कुटिया से बाहर आती है और देखती है कि एक चुड़ैल अपने शैतानों के साथ उसकी बेटी को उठाकर ले जा रहे हैं। अरे छोड़ दो मेरी बेटी को, तुम इसे कहाँ ले जा रही हो? यह सब देखकर किसान की पत्नी बहुत परेशान हो जाती है और भागी भागी किसान के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। हमारी बच्ची को एक चुड़ैल उठा कर ले गई है। मैंने उसका पीछा किया परंतु वह उसे लेकर चली गई। अब हम क्या करें? वह चुड़ैल हमारी बच्ची को मारकर खा जाएगी। हमें कुछ करना होगा। किसान यह बात सुनकर बहुत निराश हो जाता है और बोलता है, चुड़ैल से हमारी बेटी को सिर्फ नागराज और नागिन ही बचा सकते हैं। पर वो हमें मिलेंगे कहाँ? जंगल से कुछ दूर एक नागलोक है, वहाँ नागिन और नागराज रहते हैं। हमें जल्द से जल्द उनके पास जाना होगा, वरना वह चुड़ैल हमारी बच्ची को मारकर खा जाएगी। ऐसा कहकर वह दोनों नागलोक पहुंच जाते हैं। हे नागराज, हमारी सहायता कीजिए। तभी नागराज और नागिन दोनों वहां आ जाते हैं और बोलते हैं, बोलो किसान, तुम्हें क्या समस्या है? किसान नागराज को सारी बात बताता है कि किस तरह एक चुड़ैल अपने राक्षसों के साथ उसकी बेटी को उठाकर चुड़ैलपुर ले गई है। नागराज बोलता है, किसान तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूँगा। ऐसा कहकर नागराज और नागिन चुड़ैलपुर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वह दोनों देखते हैं एक बड़ी सी नदी में बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं और वह मछलियां किसान की लड़की के इर्द गिर्द घूम रही हैं। तभी एक मछली किसान की बेटी पर हमला कर देती है। तभी वहां नागराज आ जाता है और उस मछली को दूर फेंक देता है। चुड़ैल नागराज को देखकर घबरा जाती है और अपने साथियों को लेकर वहां से भाग जाती है। नागराज और नागिन किसान की बेटी को बचा लेते हैं और उसे लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। एक बार एक सपेरा नागलोक में नागमणि की चोरी करने के लिए घुस जाता है। वह अपनी बीन की धुन से नागमणि के पहरेदारों को बेहोश कर देता है और नागमणि की गुफा में अंदर चला जाता है। जैसे ही वह नागमणि की गुफा में कुछ दूर तक जाता है, तभी वो गुफा में लगे हुए जाल में फंस जाता है।
कुछ ही समय बाद इच्छाधारी नागराज और नागिन उन पहरेदारों के साथ वहां आ जाते हैं और वहां वो सपेरे को जाल में फंसा हुआ पाते हैं। ऐ सपेरे, तुम्हारे लालच का कोई अंत नहीं है। तुम हमेशा ये नागमणि पाने की कोशिश करते रहते हो, परंतु तुम्हें ये नागमणि कभी नहीं मिल सकती। यह नागमणि नागलोक की अमानत है, इसे चुराने की सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। ऐसा कहकर नागराज अपनी शक्तियों का वार सपेरे पर करते हैं और सपेरे को एक मूर्ति में बदल देते हैं। फिर नागमणि के पहरेदार उस मूर्ति को उठाकर धरती लोक पर फेंक आते हैं। उधर धर्मपुर नाम का एक बहुत सुंदर गांव था। उस गांव में दो चोर रंगा और बिल्ला रहते थे। उनका काम रात में चोरी करना था। वे दोनों बहुत ही शातिर चोर थे। वे गांव वालों की चीजें चुराते थे और उन्हें गांव वालों को ही बेच देते थे। पहले तो वो कभी कभार रात में चोरी किया करते थे, परंतु कुछ समय से उनकी हिम्मत बहुत बढ़ गई थी। वो अब दिन में भी चोरी करने लगे थे। रोज रोज की चोरियों से सभी गांव वाले परेशान हो जाते हैं और वो सभी मिलकर गांव के सरपंच जी के पास जाते हैं। सरपंच जी, ये रंगा और बिल्ला की चोरी कब तक चलती रहेगी? वो दोनों तो सभी गांव वालों का धन लूट कर ले गए। पहले तो वो सिर्फ रात में चोरियां करते थे, परंतु अब वो दिन में भी डाका डालने लगे हैं। और तो और वो गांव वालों से चोरी करके सारा सामान गांव वालों को ही बेच देते हैं। अब आप ही कुछ कीजिए सरपंच जी, हम तो उनसे बहुत परेशान हो गए हैं। गांव वालों, मैं आप सबकी बात से सहमत हूँ, इसीलिए मैंने इसका एक इंतजाम सोच लिया है। ये देखो, मैं एक कुत्ता लेकर आया हूँ जो रात में गांव वालों की रखवाली करेगा, और जैसे ही वे लोग गांव में चोरी करने के लिए आएंगे, यह रात में शोर मचाकर हमें बता देगा और हम उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेंगे। इस तरह सरपंच जी उस कुत्ते को गांव की रखवाली के लिए लगा देते हैं। रात में जैसे ही रंगा और बिल्ला चोरी करने के लिए आते हैं, तभी मुखिया का कुत्ता शोर मचा देता है। और सभी गांव वाले जाग जाते हैं। फिर सभी रंगा और बिल्ला के पीछे लाठी डंडों के साथ पड़ जाते हैं। अरे भाग बिल्ला भाग, आज तो गांव वाले हमें नहीं छोड़ेंगे। आज तो हमारी सामत ही आ गई है। पता नहीं इस कुत्ते को कौन यहाँ ले आया और इसने तो हमारा सारा भांडा ही फोड़ दिया। हाँ रंगा भाई, इस कुत्ते ने तो हमारा भेद खोल दिया। अब तो यहाँ से भागने में ही भलाई है। भागो यहाँ से जान बचाकर, नहीं तो ये लोग हमें लाठी डंडों से मार डालेंगे। वे दोनों भागते भागते जंगल में बहुत अंदर तक घुस जाते हैं। फिर उन्हें एहसास होता है कि गांव वाले तो बहुत पीछे छूट गए हैं और वो दोनों जंगल में बहुत अंदर तक आ गए हैं। फिर वो दोनों थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अभी वो देखते हैं कि वहाँ एक मूर्ति पड़ी है। वो दोनों उस मूर्ति को देखकर बहुत खुश होते हैं। अरे रंगा भाई, हमारी किस्मत इतनी भी खराब नहीं है। ये देखो, ये तो बहुत पुरानी मूर्ति लगती है। चलो इस मूर्ति को लेकर चलते हैं और इसे बेचकर हम अमीर हो जाएंगे और कई महीनों तक हमें गांव में चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा कहकर जैसे ही वे उस मूर्ति को उठाते हैं, तभी वहाँ एक जादू होता है और सपेरा उस मूर्ति से आजाद हो जाता है। उसे देखकर वो दोनों चोर बहुत डर जाते हैं और फिर वहाँ से भागने लगते हैं। भूत भूत, भागो यहाँ से, भूत भूत। अरे मेरे भाइयों, भागो मत, मैं तो तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे इस मूर्ति से आजाद कर दिया है। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? अगर तुम हमसे इतना ही खुश हो तो हमें बहुत सारा धन क्यों नहीं दे देते? मेरे पास इतना धन तो नहीं है, परंतु मैं एक जगह जानता हूँ जहाँ तुम्हें बहुत सारा धन मिल सकता है। मैं तुम्हें वो सारा धन दिलवा सकता हूँ, परंतु जैसा मैं कहूँ वैसा ही तुम्हें करना होगा। रंगा और बिल्ला सपेरे की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और वो दोनों उसे हाँ कर देते हैं। फिर सपेरा रंगा और बिल्ला को लेकर नागलोक में जाता है और वहां जाकर अपनी बीन बजाने लगता है। उसकी बीन की आवाज सुनकर नागमणि के पहरेदार मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और थोड़े ही समय में बेहोश हो जाते हैं। फिर वह दोनों को बोलता है, जाओ रंगा बिल्ला, अंदर जाओ और अंदर पड़ी नागमणि को ले आओ। उस नागमणि को पाकर मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा।
रंगा और बिल्ला उसकी बात सुनकर गुफा में अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वे गुफा के अंदर जाते हैं तभी वो दोनों गुफा में लगे हुए जाल में फंस जाते हैं। रंगा और बिल्ला चिल्लाते हैं, अरे भाई हमें इस जाल से बचाओ, किस मुसीबत में डाल दिया हमें। सपेरा हंसने लगता है, अरे मूर्खो, मैं तुम्हें जाल से बचाने नहीं बल्कि इसमें फंसाने के लिए लाया हूँ। अब जबकि तुम इस जाल में फंस गए हो तो मेरा रास्ता साफ हो गया है। अब मैं बरसों से जिस नागमणि की तलाश में था उसे पालूंगा। यह कहकर वह नागमणि की तरफ बढ़ जाता है। उधर इच्छाधारी नागराज को ये बात पता लग जाती है और वह नागिन को अपने साथ लेकर वहां आ जाता है। जैसे ही सपेरा नागमणि को हाथ लगाने लगता है तभी नागराज उससे बोलता है, हे दुष्ट रुक जा, उस नागमणि को हाथ लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। ऐसा कहकर वह अपनी शक्तियों का वार सपेरे पर करता है, परंतु सपेरा वहीं अपनी बीन बजाने लगता है। नागराज बीन की आवाज सुनकर बहुत ही मंत्रमुग्ध हो जाता है। जल्दी ही सपेरा इच्छाधारी नागिन और नागराज को अपने बस में कर लेता है। फिर वो दोनों चुपके से जाते हैं और सपेरे की बीन को तोड़ देते हैं। सपेरे की बीन टूटते ही इच्छाधारी नागराज, नागिन और सभी पहरेदार उसकी कैद से आजाद हो जाते हैं। फिर नागराज अपनी शक्तियों से सपेरे को वहीं कैद कर देता है। रंगा और बिल्ला नागराज से अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं। नागराज उन दोनों को बहुत सारा धन देकर पृथ्वीलोक भेज देता है और उनसे यह वचन लेता है कि वह फिर कभी चोरी नहीं करेंगे।